तो होमवर्क में किसी कोई डाउट है वो एक्सरसाइज 1 सब्जेक्टिव वाले पार्ट में? सर T1। D1। ये वाला? यस सर। अच्छा। यहाँ मान लेते हैं M1 था, यहाँ पर मान लेता हूँ M2 था, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो L0 + D था। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं रहा होगा। कितने डिस्टेंस पे रहा होगा? M2 इंटू L0 + D बाय M1 + M2। फिर बाद में इनके बीच का डिस्टेंस L0 हो जाता है जब ये नेचुरल लेंथ पे आ जाते हैं। तो अगेन सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं रहा होगा, और ये डिस्टेंस कितना रहा होगा? M2 L0 बाय M1 + M2। सेंटर ऑफ मास तो कहीं गया नहीं होगा, तो मूव कौन किया? ये कितना मूव किया? दिस माइनस दिस। सॉल्व हो गया। अब बोलोगे सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहा है सेकंड मोमेंट में, तो L0 - D हो गया होगा। तो अब माइनस करके देख लो। है क्या डाउट है अभी भी? हो गया सर। और क्या डाउट है सब्जेक्टिव वाले पार्ट में? नहीं, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में फिर एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट? नहीं है, ठीक है। 2 पार्ट 1 में कोई डाउट? सर 16। ये वाला? हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों से इसलिए नहीं बनता क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इस वजह से। एक्चुअली क्वेश्चन उसका है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है। एंड जब केटीजी पढ़ते हैं तो नहीं बताया जाता है कि जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं कि ऐसा कोई बॉक्स है और इसमें कोई पार्टिकल बार बार कोलाइड कर रहा है बॉक्स से, और इसमें जब एवरेज कैलकुलेट करना होता है तो लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल का, अच्छा लिखा तो है इसमें लार्ज टाइम इंटरवल, जो लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल होता है उसके लिए एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है V0 से, फाइनली टक्कर मार के लौट चुका होगा V0 से। कहाँ टक्कर मारा होगा? उधर। और से टक्कर मार के लौटा होगा। एवरेज फोर्स पूछा जा रहा है, एवरेज फोर्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। टाइम कितना लगेगा? जाके आने में टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना चल लेगा? ये 2D। डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम हो गया। तो आंसर आ गया mv0² / d। और क्या डाउट है? सर 17। सेवेंटीन। ड्राइंग करनी थी इसमें तो बस अच्छे से, जिसने ड्राइंग की होगी उससे बन गया होगा, जिसने नहीं की होगी उससे नहीं बना होगा। हर एक स्टेप की हाइट D होती है। एंड एक बॉल है जो कि बार बार ऐसे टप्पा खा के ऐसे आती है।
तो ये जो बॉल है ये रिबाउंड करती है एच हाइट तक फ्रॉम द नेक्स्ट लोअर स्टेप। ठीक। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये बॉल जो है एच हाइट से आती है, ये एच है, तो यहाँ पर बाउंस करने के बाद अगेन एच हाइट तक ही जाती है, लेकिन वो जो एच होता है फिर वो नेक्स्ट स्टेप से होता है। तो ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो अगर यहाँ से काउंट करोगे इस हॉरिजॉन्टल, इस लेवल से अगर काउंट करोगे तो कितने हाइट से बॉल आई थी? एच हाइट से आई थी, और गई कितनी हाइट है ऊपर? एच माइनस डी, है ना? यस यहाँ सर। से हाँ, तो ये ई स्क्वायर टाइम्स होता है, कल पढ़ा है। तो ई आ गया। ई पूछा है ना, एच बाई डी पूछा है, हाँ तो आ जाएगा यहाँ से। लिख लो। याद है, कल पढ़ाया है ये, ई स्क्वायर टाइम्स। यस सर। सर हो गया। ओके, और कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? 50 तक। ठीक है, नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें इसके बाद आरबीडी के क्वेश्चन आ गए हैं, रोटेशन के, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के। तो फिर अब तुम क्या करोगे, यहाँ तक के क्वेश्चन पॉज कर दोगे, ये 51 से लेकर के ये पूरे यहाँ तक, ये रोटेशन पढ़ने के बाद करोगे। मतलब जो नेक्स्ट होमवर्क मिलेगा तुमको वो यहाँ से मिलेगा, एनएलएम वाले पार्ट से। एंड इसमें से भी कुछ हमने कर रखे हैं, है ना? कहाँ तक किए अब वो तो याद नहीं है। शायद यहाँ तक कर लिए थे, 74 तक तो कर लिए थे डिस्कस। ये वाले मुझे याद आ रहे हैं, पूछे थे किसी ने। अच्छा, ये भी तो हो गया डिस्कस, यहाँ तक काफी आगे तक आ गए थे इसमें भी। चलो मान लेते हैं यहीं तक, ये टिक मार के रखा है तो फिर यहीं तक डिस्कस हुआ होगा। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, 86 से 90, है ना? 5 क्वेश्चन, 86 से 90 एरोडो। तो हमने आखिरी क्वेश्चन ये किया था। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करके बताओ। एक पार्टिकल है जिसको कि प्रोजेक्ट किया है ऐसा, ऐसा प्रोजेक्ट किया है इसको। तो ये ऐसे आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो ये आएगा, देन जाएगा नहीं, तो क्या होगा, ऐसे स्लाइड करेगा, और स्लाइड करने के बाद फिर ये कहीं पे आके रुकेगा। तो वही पूछा जा रहा है, कहाँ पर रुकेगा? ठीक है। ईंट है कोई, ये ब्रिक है। करो ट्राई, अब बताओ क्या रहा आंसर।
सर 15,0 15,0 नहीं 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 15,0 तो नहीं। जैसे पिछला वाला किया था और उसका पिछला वाला वैसे ही करना है बिल्कुल। सर 11.25,0 बढ़िया सही है। किसी को बताना है सॉल्व करके। नहीं बताना। ठीक। सर बतला दीजिए। तो तुमने टक्कर के बाद की वेलोसिटी निकाली है नहीं? नहीं निकाली है? नहीं सर, वो क्यों नहीं नहीं निकाली? कल ही तो पढ़ा है ये, ऐसे निकालते हाँ, हैं। तो निकालो ना ये वेलोसिटी, टक्कर के बाद की क्या वेलोसिटी है। ठीक ठीक ठीक। ये तो रेंज के इक्वल हो जाएगा सीधा सीधा। रेंज है 10, एक्स्ट्रा और फिसलेगा, तो उसके लिए वेलोसिटी निकालो ना, टक्कर के बाद क्या वेलोसिटी है। कि एक को नहीं बोल रहा हूँ, बहुतों को बोल रहा हूँ। अबे जैसे v आएगा तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या होता है, v²/2 μg। अच्छा हाँ सर, आ गया। 11.25 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? एक मिनट, मैंने म्यू म्यू रखा था तुमने डिनोमिनेटर में कि नहीं सॉल्यूशन में? v आया होगा, 5 आया होगा v, तो ये बन गया 25/2.5, तो 12.5 आएगा आंसर इसका। v आ गया ना, क्या बोलते हैं सबका? 5 आया होगा v, तो वही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा के। तो कुछ और आ रहा है, तो कुछ आ ही सर नहीं रहा। 5/√2 आ रहा है। 5/√2 आ रहा है। 5 नहीं आ अच्छा, रहा है सर। 5 नहीं आ रहा, 5/√2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो नॉर्मल के इम्पल्स में रहा होगा 10/√2। हाँ, तो इसमें आया होगा 5/√2, तो ये बन गया होगा 10/√2 -5/√2, मतलब कि 5/√2। हाँ ठीक है। अच्छा फिर सही था इसका आंसर, इसने जो बताया था, ठीक। ये बनेगा 25/2 इंटू 2 इंटू म्यू इंटू जी। जगह खत्म हो गई क्या? ठीक। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ये 2 और म्यू तो चला जाएगा, 2.5 का आधा मतलब 1.25, तो 11.25 सही था आंसर इसका। तो नहीं है किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, है ना? उत्कर्ष आ गया आंसर? हाँ सर, आ गया। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये रहा, डेविड मॉरिन का है, चैनल पे भी डाला था काफी टाइम पहले, ट्राई करके देखो।
म्यू जो है लेस देन 1 है, उसके लिए सॉल्व करना है। आया हुआ। नहीं बने तो कोई बात नहीं, पूछ लेना। बाकी वर्किंग वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, एग्जैक्टली वही वर्किंग है। अगर तुमको कुछ रोक रहा है तो वो मैथमेटिक्स बस।
चलो बता दूं क्या, मुझे नहीं लग रहा बन रहा है किसी से, या और टाइम चाहिए बताओ। सर लोअर बाउंड है एक tan थीटा स्मॉलर देन इक्वल टू 1/μ वाला, लेकिन उसके ऊपर में थोड़ी ये, और दूसरी एक है। टैन टैन थीटा बराबर म्यू आ जाएगा ना सीधा सीधा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये ऐसा ब्रिक है, को प्रोजेक्ट किया गया है ऐसा कुछ यू से, एंड हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा रहा होगा। तो ऐसा पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, एंड ये जो डिस्टेंस होता होगा ये आर हो जाता होगा। कोलिजन के जस्ट पहले की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटीज हैं वो यू साइन थीटा एंड हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा रही होगी कोलिजन के जस्ट पहले। लेकिन जैसे ही कोलिजन हुआ होगा, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जो y कंपोनेंट है इसका खत्म हो चुका होगा, क्योंकि E इक्वल टू 0 है, और x कंपोनेंट बचा होगा, उसको मैंने vx बोला। फिर vx कैलकुलेट कर लिया होगा आप लोगों ने, सिंपल फ्रिक्शन का इम्पल्स लगा के। तो लिखा मैंने माइनस एफ डी टी इज इक्वल टू एम वी एक्स माइनस यू कॉस थीटा। फ्रिक्शन का इम्पल्स क्या होता है? म्यू टाइम नॉर्मल का इम्पल्स। नॉर्मल का इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इन वाई। वाई में क्या मोमेंटम चेंज हुआ है? एम यू साइन थीटा का चेंज हुआ है वाई में। तो यहाँ से वी एक्स आ जाएगा, तो वी एक्स आएगा यू कॉस थीटा माइनस म्यू यू साइन थीटा, ये आएगा वी एक्स। अगर वी एक्स आ चुका है तो ये एक्स्ट्रा और कितना चलता है? ये चलता है वी एक्स स्क्वायर बाय टू म्यू जी। तो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है बिफोर स्टॉपिंग, इसने ट्रैवल किया आर प्लस ये एक्स्ट्रा। आर कितना होता है? आर होता है यू स्क्वायर बाय जी साइन टू थीटा, मतलब कि टू साइन थीटा कॉस थीटा, एंड प्लस वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो लिखने जा रहा हूं मैं, तो उसमें आएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में टू म्यू जी। अब लिखूंगा वी एक्स स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर मतलब कि यू कॉस थीटा माइनस म्यू यू साइन थीटा का स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो टू यू स्क्वायर बाय जी साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसमें लगाऊंगा वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बना यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू यू स्क्वायर म्यू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर टू म्यू जी एंड यहाँ पर भी टू म्यू जी। तो यहाँ पर ये टू म्यू से टू म्यू गया, और फिर ये दोनों टर्म्स जो हैं माइनस होंगे, देखो एक से दिख रहे हैं, तो दोनों टर्म्स माइनस होकर के क्या बने? यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, एंड प्लस ये पूरा कचरा यहाँ पे है। अब ये जो आया है इसमें वापस से मैंने यहाँ टू म्यू मल्टीप्लाई किया, सॉरी टू म्यू डिवाइड किया, टू म्यू मल्टीप्लाई किया, ऐसा किया। तो ऐसा करने से फिर से इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, और ये बना डी इज इक्वल टू टू म्यू जी। एंड ऊपर में न्यूमरेटर में क्या होगा? ये होगा, वो होगा, और ये होगा। ये तीनों को ध्यान से देखो, ये कुछ नहीं है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो वापस से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वापस से आकर के यू कॉस थीटा प्लस म्यू यू साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ से चाहो तो यू को भी कॉमन करके रख लो, ये जो u है ये भी कॉमन करके रख लो यहाँ से। फिर देखो ये जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन आ गया।
ये कई बार आ चुका है तुम लोगों के सामने, फ्रिक्शन में भी आया था ये, जब एंगल पे फोर्स लगाते थे। तो यहाँ पर एक तो डी मैक्स हमको पता चल गया, कितना हो जाएगा डी मैक्स, यू स्क्वायर बाई टू म्यू जी। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है स्क्वायर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। और ये मैक्सिमम कब होता है, जब tan थीटा इक्वल टू म्यू होता है। तो ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, मतलब एंगल भी आ गया और मैक्सिमम डिस्टेंस भी आ गया। बताओ कोई डाउट है तो। नहीं है, ठीक है फिर लिख लो, और क्या यहाँ से लिखना होगा। सर म्यू स्मॉलर देन 1 से क्या फर्क पड़ गया? क्वेश्चन में गिवन था, मतलब मैंने नहीं कहा। अगर हम ग्रेटर देन 1 लेके चलें तो कुछ प्रॉब्लम होगी फिर? हाँ, अगर म्यू बहुत ज्यादा हो गया तो चांसेस ये हो सकते हैं कि जैसे ही ये टकराए वैसे ही वी एक्स जीरो हो जाए। अगर म्यू काफी ज्यादा हो गया तो हो सकता है जैसे ही यहाँ पर लैंड करे वैसे ही ये रुक जाए। और अगर वैसे ही रुक गया तो फिर तो ये पार्ट आता ही नहीं, फिर तो यही बस होता। और सिर्फ ये होता तो उसके लिए तो आंसर 45 डिग्री हो जाता। तो इस वजह से म्यू यहाँ पर लेस देन वन दिया हुआ है ऑलरेडी। समझ गए। यस सर। कोई लिख रहा है क्या। कोई नहीं लिख रहा, ठीक। मैंने एक्स्ट्रा पेज ऐड किया था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो छोड़ो। ये है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जान कलदा मैकेनिक्स का जो हैंड आउट है उसका क्वेश्चन है। ट्राई करो इसको फिर, इसमें भी 5 मिनट दिए।
बना क्या पहला वाला किसी से? और टाइम चाहिए क्या? सर और टाइम होगा नहीं मुझसे, ये वाला तो ही है। बता दूं? यस सर। तो पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, किसी का नहीं आया क्या आंसर? किसी का आंसर आया हो तो बताओ। किसी का नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। नाम से डर गए होंगे ये लोग, पता है, इसलिए नहीं बना इन लोगों से। सर मैं सिमेट्री से देख रहा था कि 30 डिग्री पे इम्पल्स लगना चाहिए, दोनों में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन फिर उससे कुछ हुआ ही नहीं तो। नहीं, सही तो है, 30 डिग्री पे लगेगा और क्या। वहां तक तो सही था। आप बता दीजिए। बता रहा हूँ। तो पहला वाला पार्ट जो है उसमें बोल रहा है कि ये ऐसे आके कोलाइड किया है कि दोनों को टच किया है। एंड सेकंड वाले पार्ट में बोलता है कि ऐसे हल्का सा ऊपर मान लो, तो पहले एक से कोलाइड करेगा, देन फिर दूसरे से कोलाइड करेगा। तो पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं जिसमें दोनों को एक साथ आके इसने टक्कर मारा है। ये जो डायग्राम है मान लो कोलिजन के जस्ट पहले का डायग्राम है, एंड कोलिजन के जस्ट बाद का डायग्राम इसके नीचे बन रहा है। तो कोलिजन के जस्ट पहले इसकी जो स्पीड है वो मैंने यू मान लिया, वैसे तो वी बोला इन लोगों ने लेकिन मैंने यू मान लिया। एंड कोलिजन के जस्ट बाद में जो इसकी स्पीड है उसको मैंने v1 मान लिया। एंड बाकी दो की जो स्पीड होती होगी वो v2 होती होगी, एंड वो 30 डिग्री एंगल पे होती होगी। ठीक है, किसी भी एक पे जो इम्पल्स है वो तो ऐसे ही आया होगा ना, ऐसा इम्पल्स, ऐसा। इसके और इस ये वाला जो पेयर है, इस पेयर के लिए अगर मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाऊं तो वो तो यही बनेगी ना। तो इस वाले पे ऐसा नॉर्मल लगा होगा, इस वजह से ये ऐसे ही जाएगा। एंड ये नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा? अगर ये तीनों के सेंटर को मिला दूं तो इक्विलेटर ट्राइंगल बनता, जिसका साइड 2r होता, तो ये 60 डिग्री होता। और अगर ये 60 डिग्री होता तो ये कितना होता? ये 30 डिग्री होता ना। तो 30 डिग्री पे जाएगा ये। तो ये 30 डिग्री है, वैसे ये भी 30 डिग्री है। फिर क्या, एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो लिखूंगा मैं फाइनल मोमेंटम ये लिखा मैंने फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स, दो से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऐसे दो हैं, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम जो कि क्या था, mu। तो यहां से मुझे मिला v1 प्लस
कितना, v2√3 इज इक्वल टू यू, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा मैं लगाऊंगा ई का फॉर्मूला, ई इक्वल टू 1 है, इलास्टिक कोलिजन बोला इसने, तो लगा है ई का फॉर्मूला। लेकिन मजे की बात यह है, बच्चों को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि जो ई का फॉर्मूला होता है वो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है। तो फिर से मैंने याद दिलाया और मैं इस लाइन के अलोंग लगाऊंगा ई का फॉर्मूला। तो इस लाइन के अलोंग ई लिखने जा रहा हूं, जो कि होता v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, और ये 1 है। ई के फॉर्मूले में डाउट है तो पूछ लें, अगर ये बाउंसर गया है कैसे लग गया तो बता दें। कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है, मतलब आता है समझ। तो यहाँ से आ जाएगा v2 माइनस v1√3/2 इज इक्वल टू u√3/2। अब क्या करूं मैं, मुझे v1 निकालना है ना, तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले तो √3, 2√3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ। या छोड़ो, इतनी मेहनत भी क्यों कर रहा हूँ, मुझे v1 निकालना है, तो यहाँ से v2 उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ सेकंड वाले में। तो v2 कितना आएगा, v2 आएगा वहां से u-v1/√3। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना और क्या। तो बना 2u माइनस 2v1 एंड माइनस 3v1 इज इक्वल टू u इंटू √3/2 इंटू 2√3। तो वहां हो गया कितना, 3u, और ये था u, तो बचा u, और ये हो गया 5v1। गलत लिख दिया शायद, छोड़ो, ध्यान नहीं दे रहा अभी। अच्छा नहीं, सब सही है, v1 नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि लौट गया होगा ये u/5 से। तो यही है ना इसके फर्स्ट वाले का आंसर है। लिख लो, देखो कोई डाउट आता तो पूछो। अब फिर से मौका दिया जा रहा है, बी सॉल्व करके देखो इसका जरा ऐसी। अब एक एक बार कोलिजन करवाना है दोनों में। अभी टाइमर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन लिख रहे होगे तुम लोग। लिख रहा है क्या कोई अभी? कोई नहीं लिख रहा? ठीक है, तो फिर ये वाला ट्राई करो, फिर इसका बी वाला फिर से। पहले तो सिर्फ ए ट्राई किया था ना, फिर से टाइम दिया। बेइज्जती करवाने का पूरा मौका दिया जा रहा है ना। चलो फिर से 5 मिनट।
तो सेकंड वाला हो गया। हो गया, बढ़िया। ओ ठीक। सेकंड वाला इजी लगा होगा क्योंकि एक एक डील करना है इसलिए। एक में एक बार, हाँ एक बार कलिजन होके उसमें एक्सचेंज हो गई, दूसरे वाले में जितनी बची उतनी हो गई। सही है, सही है, परफेक्ट। पहले पहले कोलिजन में यू कॉस 30 एक्सचेंज हो गया, यू साइन 30 बचा होगा, है ना। फिर उसके बाद यू साइन यस 30 सर। का फिर से कॉस वाला फिर एक्सचेंज हो गया और उसका फिर साइन बचा होगा। हाँ हाँ। तो 2 बार साइन आ गया इसलिए 1/4 आ गया, है ना। यस यस सर। सही है। किसी को बताना है सेकंड वाला, बोलो तो बता दें, तो पूरा टाइम यूज कर लो 5 मिनट पहले। दिव्यांश मिश्रा फिर गायब हो गया, मतलब वीडियो बनाने गया होगा इनके सर के साथ। तो बताना है क्या किसी को इसका बी पार्ट? यस सर। बताना है, ठीक। तो पहले ये आकर के इससे कोलाइड किया, एंड कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, सेम मास है दोनों का, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली होगी u cos 30, एंड इधर क्या होती, u sin 30। कुछ नहीं किया है, जस्ट बिफोर द कोलिजन का डायग्राम बनाया है। सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के पास वेलोसिटी है, दूसरे वाले पे कोई वेलोसिटी नहीं है। ये कोलिजन के पहले का डायग्राम है। अब जैसे कोलिजन होगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा तो ये जो दूसरा वाला है ऊपर वाला, ये चला जाएगा ऐसा u cos 30 से, वेलोसिटी एक्सचेंज। और जो नीचे था, जो कि ओरिजिनल था, जो कि पहले से चल के आया था, इसके पास सिर्फ और सिर्फ बचा होगा इधर कहीं u sin 30। ये एंगल कितना होगा ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट कोलिजन में यूज होगा। तो अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ u sin 30 बचा। अब ये दूसरे वाले को जाके टक्कर मारेगा, दूसरा वाला वहीं कहीं बैठा हुआ है नीचे, है ना। यहीं बना दे रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, अच्छा छोड़ो अलग से ही बनाता हूँ। यहीं पे तो बैठा हुआ ना दूसरा वाला भी, ये इधर है इस डायग्राम में, इधर रहा होगा ये, ऐसा थोड़ा इस डायग्राम में इधर रहा होगा। अब इससे कोलिजन होने वाला है, तो वही मैं ऐसे अलग से बना रहा हूँ। तो ये आया ऐसे u sin 30 से कोलाइड करने के लिए। u sin 30 से मतलब u/2 से, u sin 30 से मतलब कि u/2 से। तो ये आया ऐसे u/2 से, और ये हो गया इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये था पुराने वाले का लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये एंगल कितना था, ये एंगल 90 था, यही दिखाया मैंने ये यहाँ पे, ये एंगल 90 है, तो वही बना रहा हूँ, ये 90 है। एंड ये कितना था, ये 60 डिग्री था।
तो ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो फिर से यहाँ पर वही कहानी की, अगर ये 30 डिग्री था तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वही u cos 30 और u/2 cos 30, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u/2 sin 30। फिर से वही होगा, ये वाला जो है ये वाला ये एक्सचेंज हो जाएगा और इसके पास सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा। समझ गए? यस सर। लिख लो फिर। हो गया? यस सर। ठीक। इसके बाद जो अपना, अच्छा और क्वेश्चन हैं अभी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें फिर। छोड़ो, मैं खुद ही बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना हाइट ये ऊपर चढ़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट चढ़ना मतलब कि ये मैक्सिमम ऑलरेडी चढ़ चुका है, अब और ऊपर नहीं जा रहा। एक काम करो, इसके रेस्पेक्ट में इमेजिन कर लो। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में सोचोगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो रेस्ट पे हो चुका है, एट रेस्ट, और फिर इसके ऊपर ये मैक्सिमम हाइट चढ़ा। अब अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0। और ये वेलोसिटी 0 किसके रेस्पेक्ट में हुई है, इसके रेस्पेक्ट में ना, इस वेज के रेस्पेक्ट में। फिर से बोल रहा हूँ, सच्चाई ये है कि फाइनली दोनों चलेंगे, लेकिन अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में सोच लूँ, इसके रेस्पेक्ट में इमेजिन करूँ, तो वेज के रेस्पेक्ट में जो वेज है वो रेस्ट पे हो चुका है। सच्चाई तो ये है कि ये भी चल रहा है, लेकिन वेज के रेस्पेक्ट में वेज रेस्ट पे है। और अगर ये रेस्ट पे है तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। एंड अगेन ये जो वेलोसिटी 0 होगी वो तो इसके रेस्पेक्ट में होगी ना, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी मतलब v सेंटर ऑफ मास होगी। यही हमने पढ़ा है, अगर सेम वेलोसिटी होती है तो वो v सेंटर ऑफ मास होती है। यहाँ पर ऐसे ही होगा कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर होता होगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर होता होगा एच मैक्स पे, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती होगी, v सेंटर ऑफ मास एंड v सेंटर ऑफ मास। तो ये कुछ कुछ कोलिजन जैसे ही ना हो गया, बस फर्क ये है कि कोलिजन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो डिफॉर्मेशन की वजह से आया करती थी, एंड यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटी की वजह से आई है। तो ये कोलिजन जैसे ही तो है, जैसे कोलिजन में स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, देन एक मिडिल सिचुएशन आई थी जिसमें पोटेंशियल एनर्जी भी था और काइनेटिक एनर्जी भी था, और फिर एक फाइनल सिचुएशन आई थी जिसमें अगेन सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक था, पोटेंशियल पूरा जा चुका था। तो वैसे ही तो यहाँ पर हो रहा है ना, पहले देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, देन फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर u मैक्स है और k मिनिमम है। सेम टू सेम यहाँ पर भी था, u मैक्स था, k मिनिमम था। देन फिर फाइनली याद होगा कि जो कोलिजन हमने पढ़ा था उसमें दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए थे एंड सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक बचा था। वैसे यहाँ पे होगा, ये दोनों ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। भाई ये ऊपर चढ़ा है तो वापस फिसलेगा भी तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और फिर से सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक होगा। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको कोलिजन की तरह डील कर सकते हो। वो बात अलग है कि ये कोलिजन नहीं है, लेकिन स्टिल कोलिजन की तरह डील कर सकते हो। और अगर इसको कोलिजन की तरह डील कर रहे हो तो इसका आंसर तो फ्री में आ गया। एक्सचेंज हो जाएंगी वेलोसिटीज। हाँ, मास सेम है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 0, u, पहले वाले की 0, दूसरे वाले की u।
और एच मैक्स की बात करें तो वो भी इजिली निपटा सकते हैं। याद होगा हमने पढ़ा था यू मैक्स इज इक्वल टू हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो यू मैक्स को क्या लिख दूंगा यहाँ पर, एम जी एच, मान लेते हैं एच हाइट आया है ये, हाफ म्यू क्या हो जाएगा m/2, एंड यू रिलेटिव क्या है u-0। तो यहाँ से जो एच मैक्स है वो भी हमको पता चल गया, जो कि आ रहा है कितना, u²/4g। ठीक है, नोट कर लो, कोई भी डाउट आ रहा है पूछ सकते हैं दोबारा। जो बोला था पहले इसके वो भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एट एच मैक्स वी रिलेटिव क्या हो जाएगा 0। इसका ये मतलब होगा कि v1 बराबर v2 बराबर v सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो वैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कर लो फटाक से सॉल्व। सर u/3 2u/3 और u²/3g। ठीक है, u/3 2u/3, हाँ उल्टा तो नहीं बता दिए। सर ब्लॉक की लेफ्ट की तरफ u/3 होगी और वेज तो की लेफ्ट राइट की तरफ। ठीक है। किसी को डाउट है? इसके लिए आप वही कर सकते हो, ई का फॉर्मूला लगा सकते थे। भले कोलिजन नहीं है लेकिन कोलिजन से कंपेयर कर लिया है तो लगा सकते हो ई का फॉर्मूला। वैसे तो इलीगल होना चाहिए ई यूज करना यहाँ पे, लेकिन लगा सकते हो। अगर ई यूज नहीं करें तो उसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन से जा सकते थे, एक मोमेंटम और एक एनर्जी, फिर उससे क्वाड्रेटिक बनती, और उसको सॉल्व करके भी यही आता। ये मैंने आंसर चेक नहीं किया, हाँ लोगों ने आंसर बताया, मैंने वही लिख दिया है।
2-3 लोगों का तो आया होगा ना, ये तो कंफर्म हो जाए कि हाँ सबका यही आ रहा है। सर 2 मासेस में यही एक्सचेंजेस, हाँ सर। ठीक है, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कोलिजन विथ स्ट्रिंग करके है। कॉन्सेप्ट पाथ फाइंडर से उठाया है मैंने, एंड ये आज तक जेई में नहीं पूछा। कोटा का जो स्टडी मटेरियल वगैरह होता है उसमें भी नहीं होता है। तो बस ऐसे ही फ्यूचर प्रूफ रहने के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर कभी आ गया तो तुरंत के तुरंत एग्जाम में डाइजेस्ट ना करना पड़े, पहले से डाइजेस्टेड स्टेट में हो। तो इसको ऐसे समझो कि कोलिजन का मतलब क्या होता था। कोलिजन का क्या डेफिनेशन लिखवाया था मैंने। कोलिजन का डेफिनेशन था कि कोलिजन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें कि एक इम्पल्सिव फोर्स आता है, और ये जो इम्पल्सिव फोर्स होता है ये सिस्टम के मोमेंटम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये था कोलिजन का डेफिनेशन। अब कोलिजन में कहीं ऐसा थोड़ी लिखा है कि जो इम्पल्सिव फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। नॉर्मल के अलावा अगर कोई और इम्पल्सिव फोर्स आ गया तो उसको भी कोलिजन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मैंने इसको ऐसे रस्सी से बांध दिया, और फिर ये एक और ऑब्जेक्ट है। अब मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने इधर वेलोसिटी दे दी, कुछ वेलोसिटी दे दी इधर। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद यही होगा कि ये रस्सी अचानक से टाइट होगी, और जैसे ही रस्सी अचानक से टाइट होगी यहाँ पर टेंशन आएगा जो कि इम्पल्सिव होगा। और फिर ये जो इम्पल्सिव टेंशन होगा ये क्या करेगा, ये इस मोमेंटम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरे सिस्टम में। तो ये भी कोलिजन का ही उदाहरण हुआ, ये भी कोलिजन है। अब मजे की बात यह है कि कोटा का जितना मटेरियल डिजाइन है अभी तक, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए आपने, उसमें ये जो रस्सी थी, इस रस्सी को ये लोग परफेक्टली इन इलास्टिक मानते थे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं मॉड्यूल के, जो भी सवाल आपने लगाए, सब में ये लोग इसको परफेक्टली इन इलास्टिक स्ट्रिंग मानते थे। अब क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक स्ट्रिंग थी, इस वजह से इनका फाइनली ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम सेम मान लेते थे। कुछ याद आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं? जैसे एक ये वाला किया था, इसको इधर धक्का मार दिया था, तो जब फाइनली रस्सी टाइट हुई थी तो नहीं हमने इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी मान ली थी फाइनली। हाँ, तो क्योंकि वो उस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ होगा इन इलास्टिक स्ट्रिंग है। तो कोटा का जितना भी मटेरियल अभी तक हमने लगाया है, या फिर जो एचसीवी रोडोक जो भी कुछ लगाओगे, सब में ये माना जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है कि फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती होगी, एंड कितनी हो जाती होगी, v सेंटर ऑफ मास v सेंटर ऑफ मास। ठीक है। लेकिन इस किताब में परफेक्टली इन इलास्टिक स्ट्रिंग के अलावा और भी केसेस दिए हुए हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने ई का फॉर्मूला भी बना दिया है रस्सी के लिए, एंड वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो फिर से बोलता हूँ कि अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक स्ट्रिंग होती तो क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाता। ये वी सेंटर ऑफ मास से चलता, वो भी वी सेंटर ऑफ मास से चलता, हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक स्ट्रिंग होती तो। लेकिन अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है, मान लो कि अगर ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, अगर ये इलास्टिक स्ट्रिंग है तो फिर क्या होना चाहिए, सोच के देखो। अगर दोनों का मास सेम है तो फिर क्या होना चाहिए था, फिर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जानी चाहिए थी, फिर वो जो u है ना इसको मिल जाना चाहिए था, और फिर थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसा हो जाता। अगर ये इलास्टिक स्ट्रिंग होती तो। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? मास सेम है ना, हाँ, और इलास्टिक बोल दिया ऊपर से, चाहो तो स्प्रिंग जैसा कंपेयर कर सकते हो। तो इस वजह से जो वेलोसिटी है वो एक्सचेंज हो जाती, और फिर ये वाला रुक जाता और सिर्फ ये वाला चल रहा होता। तो ये चल रहा होता तो रस्सी फिर ऐसे ढीली हो जाती। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता।
अब ये तो इलास्टिक में होता है ना, अगर मैं इसको इलास्टिक स्ट्रिंग बोल रहा हूं तब ऐसा होता, वेलोसिटी एक्सचेंज होती। लेकिन मान लो इलास्टिक नहीं बोला किसी ने, है ना, किसी ने मान लो रस्सी के लिए ई का वैल्यू दे दिया, ना इलास्टिक बोला ना परफेक्टली इन इलास्टिक बोला, रस्सी के लिए मान लेते ई का वैल्यू दे दिया, तो उसको कैसे यूज करें? तो उसको वैसे ही यूज करेंगे जैसे कोलिजन में यूज करते थे। कोलिजन में क्या लिखते थे, मतलब वो जो नॉर्मल वाला कोलिजन था उसमें क्या लिखते थे, उसमें लिखते थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उसमें ये लिखते थे। उसमें ये जो हुआ करता था सेपरेशन, ये बाद में होता था, और जो अप्रोच होता था ये पहले हो जाता था। लेकिन जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, एक मिनट। हाँ, जाना अपॉन आना लिखते थे ना वहां पे, हाँ ठीक है, वहां का तो सही बोला। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले सेपरेशन हो रहा है, ध्यान से देखो, पहले ये दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर पहले सेपरेशन हो रहा है, एंड बाद में क्या हो रहा है, देखो बाद में अप्रोच हो रहा है ना। तो इसी वजह से इसका फॉर्मूला देखो उल्टा दिख रहा है। ऊपर वो जो नॉर्मल वाला कोलिजन था उस वाले फॉर्मूले को देखो और इस वाले फॉर्मूले को देखो, दोनों उल्टे दिख रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन ही ये है कि जो नॉर्मल वाला कोलिजन था उसमें पहले अप्रोच होता था फिर सेपरेशन होता था, और ये वाला जो मैंने बताया इसमें पहले सेपरेशन हो रहा है देन अप्रोच हो रहा है। फाइनल समरी ये है कि जो ई का फॉर्मूला होता है वो जो भी है वो फाइनल स्टेज बाय इनिशियल स्टेज होता है। तो जो नॉर्मल वाला कोलिजन था उसमें यहाँ पर सेपरेशन होता था, यहाँ अप्रोच होता था, यहाँ उल्टा है। तो इस वजह से रस्सी के लिए ई का फॉर्मूला कुछ ऐसे डिफाइन किया जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सभी क्वेश्चंस में क्या था, ई बराबर 0 था। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लगाए सब में ई इक्वल टू 0 था। ई इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0 था, इसका ये मतलब था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 था। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होने का मतलब ये है कि जैसे ही रस्सी टाइट हो जाती है तो ये दोनों पार्टिकल्स का फिर कोई अप्रोच नहीं होता। कोई अप्रोच नहीं होता मतलब दोनों सेम वेलोसिटी चलते हैं। सेम वेलोसिटी चलते हैं मतलब कि वी सेंटर ऑफ मास से चलते हैं। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में ये फॉलो किया था, ठीक है। लेकिन अगर रस्सी का ई का वैल्यू दे दे तो फिर ध्यान रखना, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर आप इसको प्रॉपर कोलिजन की तरह सॉल्व करोगे। तो ये तो मुझे लगता है लिख लिया होगा आप लोगों ने जितना यहाँ लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये हिंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हिंट है वही मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन डायरेक्टली ट्राई करो। इनिशियल डायग्राम है ऑलरेडी ऊपर, में फाइनल डायग्राम बना लो। ब्लॉक बनाने में टाइम वेस्ट होता है। फाइनल इसका V2 मान लो और इसका V1 मान लो, और एक लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन और एक लगाओगे ई का फॉर्मूला। दोनों को सॉल्व करोगे क्वेश्चन बन जाएगा। करके देखो जरा।
आ गया आंसर? आ गया होगा। ठीक, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा MAV1 प्लस MBV2। और इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम था, उल्टा लिख दिया मैंने, ए राइट में है ना, ये बी है ये ए है। फाइनल मोमेंटम होगा MBV1 प्लस MAV2 और इनिशियल मोमेंटम था MAU। हमसे पूछा क्या जा रहा है? बी का वेलोसिटी, मतलब V1 निकालना है मुझे, मतलब V2 एलिमिनेट करना होगा। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया होगा। और दूसरा ई का फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? भूल जाओ सेपरेशन अप्रोच, कचरा कूड़ा, सिंपल ये याद रखो, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, सिंपल। अगर फाइनल बाय इनिशियल याद रखते हो तो ऑटोमेटिकली यहां भी सही होगा। एंड इसके पहले जो कोलिजन कोलिजन खेल रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन वाला कोलिजन, वहां भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सिंपल ये याद रखो, जो फाइनल होता है अपॉन इनिशियल, बस। फाइनल क्या है यहाँ पे? V1 माइनस V2। इनिशियल क्या था? U माइनस 0 इक्वल टू ई। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू EU हुआ होगा। इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया होगा, V2 कैंसिल हो गया होगा और आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, सेम बुक का, पाथफाइंडर का ही है ये भी। ये वाला ट्राई करो। मास देख लो ध्यान से पहले ही, अगर नहीं देखोगे तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। M1 M2 का मास सेम है, थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, इसको M मान लो, इसको भी M मान लो, तो ये वाला क्या हो गया? 2M। और जब इनको डील करोगे तो क्या बोल देना? ये बोल देना कि सेम मास था, कोलिजन इलास्टिक था, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई अलोंग द, तो बताना चाहेगा अलोंग द, किसके अलोंग वेलोसिटी एक्सचेंज होगी? सर कॉमन। स्ट्रिंग के अलॉन्ग। हाँ, अलोंग द स्ट्रिंग। हाँ, जैसे वहां पर अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता था, वैसे यहाँ पर अलोंग द स्ट्रिंग होगा। अब देख लो क्वेश्चन, पढ़ लो आराम से, सॉल्व करके देख लो इसको। थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा है दोनों रस्सियां एक साथ टाइट नहीं होंगी, पहले ये वाली टाइट होगी, देन उसके बाद ये वाली टाइट होगी। तो पहले इस पेयर को सॉल्व करो, उसके बाद फिर इस पेयर को सॉल्व करना। बेसिकली अभी वजह से वो जान कलदा वाला क्वेश्चन किया था ना, बी पार्ट, एक एक करके कोलिजन ट्रीट किया था, वैसे ही करना है इसको भी।
हुआ क्या किसी का? सर ये वाला बता दो। बता दें। क्वेश्चन भी समझा दे रहा हूं मैं फिर से। इसमें ए बी सी तीन पार्टिकल्स हैं, तीनों को रस्सी से कनेक्ट करके रखा है, और जो ए है उसको इधर वेलोसिटी दी है। इधर वेलोसिटी देने की वजह से थोड़ी देर बाद ये रस्सी ऐसे हो जाएगी और ए यहाँ आएगा। फिर ये रस्सी ऐसे होगी, ए यहाँ पहुंचेगा, एंड फाइनली रस्सी फिर से टाइट होगी। तो वही डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है। तो ये डायग्राम है जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट। अब यहाँ पर कंपोनेंट करूंगा, थीटा जो है 60 डिग्री दे रखा है, तो यू का इधर कंपोनेंट आ जाता है यू कॉस थीटा, एंड यहाँ आ जाता है यू साइन थीटा। और जैसी रस्सी अचानक से टाइट होती है, यहाँ टेंशन आता है, यहाँ भी टेंशन आता है। ठीक है। अब इनके बीच में इलास्टिक बोल रखा है ना, इलास्टिक स्ट्रिंग बोला होगा क्वेश्चन में। आइडेंटिकल इलास्टिक एंड ऑलमोस्ट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड्स। तो इलास्टिक थ्रेड है, मतलब E इक्वल टू 1 यूज करना है। तो सीधी सी बात है, मास दोनों का सेम है, E इक्वल टू 1 है, तो ये वाला जो वेलोसिटी है, ये वाला वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है। तो जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, मतलब जस्ट आफ्टर द इम्पल्स ऑफ टेंशन, इसके पास जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी यू कॉस थीटा। ऊपर वाले को भूल जाओ, अब उसका कोई काम है नहीं। बाकी अगर कोई पूछे ऊपर वाले की क्या वेलोसिटी रहेगी, तो यू साइन थीटा बोल सकते हो, यू साइन थीटा होगी। ठीक है। ऊपर वाले का टाटा बाय बाय कर दिया। अब अपने फोकस को आप यहां शिफ्ट कर लो, एंड सेम फंडा यहां रिपीट मार दो। नहीं, बिल्कुल वही तो करना है ना जो ऊपर किया है। अब फिर से यहां पर वही करोगे भाई, ये यू कॉस थीटा है, इसके कंपोनेंट करोगे, तो यहाँ क्या आता है यू कॉस थीटा कॉस थीटा, यहाँ आ जाता है यू कॉस थीटा साइन थीटा। फिर दोनों के बीच में टेंशन आया होगा, अब ये टेंशन डिफरेंट होगा, है ना, इसको T1 बोल दे रहा हूँ, इसको T2 बोल दे रहा हूँ। अब फिर से दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन है, तो भाई फिर से नया डायग्राम बनाया अपन ने। इसकी वेलोसिटी कुछ मान ली, v2 मान ली, इसकी v1 मान ली, और फिर एक लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द स्ट्रिंग। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, 2mv2 प्लस mv1, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu cos स्क्वायर थीटा। m कैंसल, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लगाऊंगा E का फॉर्मूला, तो E के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा, v2 माइनस v1 अपॉन u cos स्क्वायर थीटा माइनस 0। कहाँ लगा है ये, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। और ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां से मुझे मिलता है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू यू कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करूंगा तो v1 कैंसिल हो जाएगा, और LHS में बनेगा 3v2। RHS में क्या हो जाएगा, 2u कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 2/3, यू का वैल्यू रखा, यू शायद 6 था, मुझे याद नहीं है, थीटा 60 था, तो ये कॉस स्क्वायर 61/4 हो गया, तो ये 1 आ गया, है ना। चेक कर लूँ गिवन डेटा, हाँ 6 था, ठीक, आंसर भी वैसे सही है। समझ गए, ठीक है। लिख लो किसी को लिखना है तो। कभी सोचा था पाथ फाइंडर इतनी इजी होगी? सर अगर
जो ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है उसमें जो दोनों मास अलग अलग होते, तब कोलिजन के बाद भी तब भी 60 डिग्री पे ही स्ट्रिंग टाइट होता हॉरिजॉन्टल हाँ से, मतलब हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। सर ये जो स्ट्रिंग के लिए ई की डेफिनेशन निकाली है, ये भी उसी उसी से निकाली है क्या? मतलब इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स ऑफ हाँ हाँ डिफॉर्मेशन। उसी से निकाली, उसी से निकाली है, हाँ, उसी से आया है। ये लिखा भी है ना इन लोगों ने, मतलब ये जो इन लोगों ने लिखा है ये पूरा प्रोसेस करके जो फाइनल समरी है वो मैंने तुमको यहाँ पे समझाई है। तो इसी की हेल्प से जाओगे अगर तो ई का ये फॉर्मूला बनेगा। मतलब तुम लोगों को ना मेहनत करनी पड़े, इसलिए वो मेहनत मैंने कर ली है वहां पे ये वाली, और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट था वो तुमको दिया है। चलो फिर इसमें एक आखिरी बात बताने को रह गई है, जो कि होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। लिखें हेडिंग। मैंने कहा था ना 3-4 प्रकार के मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो फाइनल टाइप का जो है वो आ रहा है अब। तो हेडिंग है मोमेंटम कंजर्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई ऐसा मत सोचना फिजिक्स के बारे में कि केमिस्ट्री जैसा क्यों दिख रहा है, ये कोई एक्सेप्शन तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। ऐसे धोखे केमिस्ट्री में होते हैं ना, पहले हाँ बोलते हैं फिर ना बोलते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो फोर्स है, पहली बात, ये जो फोर्स है ये फोर्स नॉन इम्पल्सिव है ना। ये बन क्यों नहीं रहा पूरा ये जो फोर्स है ये फोर्स नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। यहाँ जो भी चर्चा की जा रही है एक्चुअली नॉन इम्पल्सिव फोर्स के लिए की जा रही है। और दो बातें यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं मैं अलग से। ये जो पूरा डिस्कशन किया जा रहा है ये नॉन इम्पल्सिव के लिए किया जा रहा है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नॉन इम्पल्सिव होना चाहिए। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये हम सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम के लिए कर रहे हैं, फॉर टाइम इंटरवल ऑफ dt। मतलब कि 0.0000 ऐसे 100,000 साल तक जीरो लगाना है, फिर एक सांस लेके वन लिखना है। तो इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इतने छोटे टाइम इंटरवल में मोमेंटम चेंज करने की कैपेबिलिटी कौन रखता है? आंसर है इम्पल्सिव फोर्स। इतने छोटे से टाइम में मोमेंटम कौन चेंज कर सकता है? इम्पल्सिव फोर्स चेंज कर सकता है ना। तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स थोड़ी कर पाता होगा। तो बस यही बोला जा रहा है कि भाई ये टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, तो इतने छोटे से टाइम में जो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता होगा वो थोड़ी ना मोमेंटम चेंज कर पाता होगा। और अगर करता भी होगा तो एकदम इतनी ही कुछ वैल्यू से करता होगा ना। मान लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम अगर p है तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाता होगा? p प्लस 0.0000001 ऐसे ही होता होगा, क्योंकि फोर्स ही नॉन इम्पल्सिव है। मुझे लगता है समझ गए होगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि टाइम इंटरवल ही बहुत छोटा है एंड फोर्स नॉन इम्पल्सिव है। तो इतने कम टाइम में ये बहुत सारा मोमेंटम तो चेंज किया नहीं होगा। चेंज किया भी होगा अगर तो थोड़ा सा ही तो चेंज किया होगा। तो इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। एंड ये एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग नहीं पढ़ाते हैं तो भी बच्चा ऑटोमेटिकली यूज कर रहा होता है, अनइंटेंशनली वो यूज कर लेता है। फिर जब पढ़ाओ तो उसको रियलाइज होता है कि अरे बाप रे, ये तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया था क्या। देखो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं तुमको। मैंने वर्कशीट 1 दिया था होमवर्क में, ठीक है, किसी ने डाउट वाउट नहीं पूछे। जैसे कि अब वर्कशीट 2 भी दिया था, किसी ने डाउट नहीं पूछे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये इसमें किसी ने डाउट नहीं पूछा। कोई डाउट नहीं पूछा, मतलब सबसे बन गया। और सबसे कैसे बन गया? यहाँ पर तुमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, मोमेंटम कंजर्व किया होगा अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। और सोचो जब मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो अलोंग द स्ट्रिंग
तो जो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है बाहर से जो mg लगता है वो तो लग ही रहा है ना, स्टिल तुमने उसको नेग्लेक्ट किया है। तो रीजन वही है यहाँ पर, क्योंकि जो तुमने मोमेंटम कंजर्व किया होगा वो जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन किया होगा। जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन मतलब कि जो टाइम इंटरवल था वही बहुत छोटा था, तो इस वजह से तुमने यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। दो रीजन है, एक रीजन टाइम इंटरवल बहुत छोटा है एंड दूसरा रीजन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो mg है, और mg क्या होता है, नॉन इम्पल्सिव। ऐसा तुमने एक और क्वेश्चन में किया है, ये वाला किसी ने पूछा था मुझे व्हाट्सएप में, मैंने बोला था कल बताऊंगा डिटेल में, उसने बोला था ओके सर। ये क्वेश्चन, ये पार्टिकल यहाँ से आया और इसको कोलाइड किया, पूछा मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर जाएंगे, तो ये इससे चिपक गया था, तो चिपकने की वजह से u/2 हो गया था, तो मैक्सिमम हाइट गया होगा u/2 स्क्वायर बाय 2g, मतलब कि u²/8g। ये भी किसी ने नहीं पूछा, मतलब सबसे बन चुका है, और अगर सबसे बन चुका है मतलब अगेन यहाँ पर आपने मोमेंटम कंजर्व किया है इन द प्रेजेंस ऑफ mg। क्यों किया है, क्योंकि ये नॉन इम्पल्सिव था, ये नॉन इम्पल्सिव था, एंड मोमेंटम जो आपने कंजर्व किया है वो जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन किया है, मतलब कि dt टाइम के लिए किया है, तो इस वजह से ये भी सही है फिर। तो वही मैं कह रहा था कि बच्चा इसको अनइंटेंशनली ऑटोमेटिकली यूज कर ही रहा होता है, बस उसको बताना होता है, एक बार कंफर्म करना होता है कि हाँ जो तुम कर रहे थे सही कर रहे थे। ठीक है, तो सर ये मतलब नोट। वर्क डन कोई रीजन नहीं होता है? हाँ एक मिनट, क्या बोल रहे हो? सर सर वर्क डन कोई रीजन नहीं होता है क्या कि वर्क डन 0 है उसका? क्योंकि हमारे सर ने वो बताया था पिछले बार। नहीं नहीं, वर्क वर्क का ऐसा कोई फंडा नहीं है, वर्क तो किसका वर्क, mg का वर्क। या सर वही एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क अगर 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन अपन कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, dt टाइम के लिए मान लो भाई, dt टाइम में ना के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो mg ने कोई वर्क नहीं किया। पर सर लेकिन उस वाले वर्क क्वेश्चन में तो हुआ है वर्क लेकिन डन वर्क mg की, का। लेकिन एक मिनट, लेकिन वर्क की हेल्प से नहीं समझाते हैं इसको, इसी की हेल्प से समझाते हैं कि कोई, कि बाहर वाला जो फोर्स है वो नॉन इम्पल्सिव है। छोड़ो, तुम्हारे सर ने पिछले साल जो बताया मुझे नहीं पता, जो मैं बताता हूँ वो बता रहा हूँ, पहले तो वो समझो। ठीक है, जो सही कारण है ना इसके पीछे वो ये है कि फोर्स नॉन इम्पल्सिव है एंड जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है, तो इस वजह से मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सिंपल। बाकी लोग नोट करें इसको। अब बताओ तुम्हारा अभी भी कोई डाउट है तो देव। नो सर हो गया, वही सर ने बताया था इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था वर्क डन की वजह से। ठीक है, हाँ वर्क वर्क की बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना, वही इम्पल्स की बात है जो है। और तुम क्या कहते हो, दूसरे वाले में वर्क हुआ है, कौन से वाले में हुआ है वर्क? सर mg का हुआ होगा ना ब्लॉक में। अरे नहीं हो पाया ना, वो dt टाइम के लिए तो हो रहा है वो। सर पर हाइट गया है ना उसका। सर हाइट। अरे भाई तो वो तो बाद में गया है ना, हम तो जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन की बात कर रहे हैं। उसके बाद में तो होएगा ही ना वर्क, उसमें उससे मुझे हमें क्या मतलब, उसके बाद तो पार्टिकल कुछ करे। नहीं समझे? ये जो हमारी चर्चा चल रही है ये कब की चल रही है, जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। उसके बाद तो यार हर क्वेश्चन में वर्क हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस सर समझ गया। हाँ वो तो इसमें भी हो सकता है, फिर एक पार्टिकल ऐसे गया, दूसरा पार्टिकल ऐसे जा रहा था हवा में, ये कोलाइड कर गए, फिर ये कहीं और जाके गिरे, तो वर्क तो इसमें भी होगा। वर्क तो ऐसे हर क्वेश्चन में कभी ना कभी हो ही जाएगा ना, लेकिन वो तो बाद में होगा। बाद में क्या हो रहा है वो थोड़ी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम तो बस ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पक्का सही में क्लियर ना, अभी तो नहीं कोई डाउट? नो सर। लिख लिया फिर ये सब ने, है ना? चलो होमवर्क देता हूँ फिर मैं। आज वैसे कुछ नया तो पढ़ाया नहीं है मैंने, कोई कोलिजन कोलिजन ही खेल रहे थे। सर मतलब दोनों रीजन हो सकते हैं ना उसके, अपन वर्क डन भी बोल सकते हैं और इम्पल्सिव भी बोल सकते हैं कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। यार मेरे हिसाब से तो परफेक्ट रीजन इम्पल्स है। ठीक है,
वर्क क्योंकि जो होता है वर्क मोमेंटम को रिलेट नहीं करता कभी भी, है ना। वर्क किसको रिलेट करता है? वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम का मोमेंटम 0 होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती है। वर्क से काइनेटिक एनर्जी रिलेट होगी ना, अगर होगी भी तो मोमेंटम थोड़ी रिलेट होगा। बोथ आर डिफरेंट ना। सिस्टम में एक कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सिस्टम का मोमेंटम 0 है। मान लो एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है पी से, दूसरा पार्टिकल ऐसे आ रहा है पी से, सिस्टम का मोमेंटम 0 है लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो है। तुम वर्क से क्यों रिलेट कर रहे हो? नहीं करना चाहिए वर्क से रिलेट। वर्क से अगर रिलेट करना ही है तो काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करो, ठीक है। और अगर मोमेंटम को रिलेट करना है तो किससे रिलेट करोगे? फोर्स से या फिर इम्पल्स से। समझ में आती क्या बात? यस सर। हाँ। वर्क का काम है काइनेटिक एनर्जी के डिसीजन लेना, एंड फोर्स और इम्पल्स का काम है मोमेंटम के डिसीजन लेना। चाहो तो नोट्स में लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे फिर से। तो पार्ट 2 से होमवर्क दिया जा रहा है आज। पार्ट 2 में हमने कहाँ तक कर लिए थे? शायद 5 तक कर लिए थे हमने, हाँ। तो होमवर्क लिखेंगे पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ऑलरेडी हो चुका है, देन 10, 11 भी हो चुका है ऑलरेडी, देन 12, फिर 13 भी ऑलरेडी हो चुका है, 14 भी हो चुका है पहले, है ना। देन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 24 ऑलरेडी हो चुका है। बस इतना ही होमवर्क है, ठीक है। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो तुम लोगों को एसबीटी भी तो खत्म करनी है ना। तो रोज थोड़ी थोड़ी खत्म करनी थी। अगर कोई व्यक्ति एकदम आखिरी दिन खत्म करने बैठेगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ बाय। सर हाँ सर मैं भी एनएलएम की एसबीटी स्टार्ट कर दूं मतलब, या फिर एरोडो से स्टार्ट करूं? और मेरा आ, रह गया, मैंने भी किया नहीं है कुछ। तो इन लोगों ने भी होमवर्क थोड़ी की है अभी एनएलएम की पूरी एसबीटी, ना काइनेमेटिक्स ही की है। अच्छा नहीं, एनएलएम की शायद डिस्कस होगी अभी, है ना। हाँ तो एनएलएम की ही कर लो, इनके साथ में डिस्कशन भी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, और थैंक यू सर। कहाँ से 30 के आगे से दिए थे ना? पता है क्या कहाँ से दिए थे? यस सर। 30 के आगे से, हाँ। तो 30 के आगे से ही सॉल्व करना, तो कॉमन डाउट्स रहेंगे फिर। ठीक चलो है सर, बाय। ये हर नहीं बताता मुझे सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, पीट देना घर जाके। चलो बाय। हाँ बाय। हाँ। सर सोमबोसरू आ रहा है। नहीं वो नहीं दिखा मैंने। मैं कुछ व्हाट्सएप पे एक्टिव भी नहीं हूँ, मैसेज आएगा भी उसका तो मुझे पता नहीं चले। चलो बाय। बाय सर।